नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे साइकेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म और उसके पढ़ेंगे हम शॉर्ट नोट्स। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, डिफेंस मैकेनिज्म किसने दी थी, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अ, हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म किसने दी थी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं तो सिगमंड फ्रूड ने जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म दी थी। एक बार क्या हुआ था कि सिगमंड फ्रूड जो है वो ऐसे बैठा हुआ था, सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पे बैठा हुआ था। तो उसने क्या किया, उसने पूछा अपनी जो है उसकी बेटी आई खाने के लिए, तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुम कल कहाँ थी। उसने कहा पापा मैं तो जो है कॉलेज गई हुई थी। उसने कहा बेटा कल कहाँ कॉलेज गई थी, कल तो जो है छुट्टी थी। उसने कहा अच्छा पापा तो ठीक है, मैं अपने दोस्त जो है जोन्स के पास में गई हुई थी। उसने कहा जोन्स, पर मैंने जोन्स को फोन किया था, तू तो वहां नहीं थी। अब वो तो पकड़ी गई। उसने कहा नहीं 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 पापा, मैं जोन्स के पास नहीं थी, मैं क्या है कि एंड्रयू के पास जो है वो वहां पे चली गई थी, उसके घर पे चली गई थी। उसके पापा ने सोचा, यानी कि सिगमंड फ्रूड ने सोचा, यार ये कर क्या रही है, ये किसी न किसी प्रकार की जो है ये माइंड गेम्स खेल रही है, यानी कि कोई टेक्निक लगा रही है, माइंड की कोई टेक्निक लगा रही है जिससे कि इसकी एंजाइटी जो है वो पकड़ में ना आए और इसकी एंजाइटी दूर हो जाए और इसकी बात जो है वो पकड़ में ना आए, यानी कि रियलिटी से हट के बात कर रही है। सिगमंड फ्रूड ने सोचा, चूंकि हम हमारी तरह कोई आम आदमी तो था नहीं, ये बहुत ही पहुंची हुई चीज थी उस टाइम की। इसने कहा यार ये तो कोई ना कोई डिफेंस करने की कोशिश कर रही है। तब इसने इसका नाम रखा डिफेंस मैकेनिज्म। इसने जो है डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया और इसकी बेटी जो है जो कि एना फ्रूड, उसने जो है इनके बारे में आगे फैलाया डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। ओके, तो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम चर्चा करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है किसने दी थी। तो हम कहते हैं कि सिगमंड फ्रूड ने दी थी। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो किसकी तर्ज पे चलती है, तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारी यहाँ पे चलती है ईगो के बेस पे। ईगो के बेस पे कैसे चलती है, अब ये ईगो क्या होता है। ईगो जो है ये आपकी रियलिटी पे काम करता है। रियलिटी पे काम करता है मतलब आपके सामने रियलिटी किस चीज की है, ये डिमांड किस चीज की है। आप ऐसे मत समझिए, आप ऐसे समझिए कि सिगमंड फ्रूड ने एक चीज और बताई थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इड जो है वो घर का छोटा बच्चा है जिसे सिर्फ और सिर्फ डिमांड करना आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे काम करता है, अपने प्लेजर के लिए काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इड ने क्या किया है, इड ने कोई डिमांड रखी। क्यों? क्योंकि ये अपने प्लेजर को सेटिस्फाई करना चाहता है। क्या करना चाहता है, ये अपने प्लेजर को सेटिस्फाई करना चाहता है। तो इड चलता है प्लेजर के प्रिंसिपल पे। इड ने कहा, इड ने क्या कहा, इड ने कहा कि पापा मुझे साइकिल चाहिए घर पे। अच्छा एक कैसे भी लेकर के आओ, बड़े वाले लेके आना, 20 गियर वाली। ईगो ने कहा ठीक है बेटा ले आता हूं, पर मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि इसे रियलिटी पता है, रियलिटी पे कौन कौन काम करता है, ईगो। ईगो कहता है कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, एक काम करूं, मैं साइकिल चुरा के ले आऊं। सुपर ईगो, घर के दादाजी, इसने कहा नहीं ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे बात आ गई है हमारे मॉरल्स की, हमारे खानदान में किसी ने चोरी नहीं की है, बात है मॉरल्स की। तो मोरल पे चलो। ईगो ने कहा ठीक है मोरल पे चलते हैं। तो एक काम करते हैं हम, रियलिटी ये है कि ईगो हमें मोरल पे चलना है। तो कमाओ, कमा करके पैसे लाओ, पैसे ला करके फिर बच्चे को साइकिल ला के दो। अब क्या होगा, साइकिल लाओगे तो इड भी खुश और आपने चोरी नहीं की तो सुपर ईगो भी खुश। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ईगो जो है आपका वो रियलिटी पे काम करता है कि आखिर रियलिटी में आपको काम कैसे करना है या रियलिटी में आपको फंक्शन कैसे करना है। अब आप देखेंगे कि ईगो ने दोनों को खुश कर दिया, इड को भी खुश कर दिया और सुपर ईगो को भी खुश कर दिया। तो ईगो जो है बैलेंस का काम करता है इड और सुपर ईगो के बीच में। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ईगो ही जो होता है वो आपको क्या करता है, आपको एंजाइटी से बचा करके रखता है। ये आपके ब्रेन के द्वारा अप्लाई की जाती है और अनकॉन्शियसली अप्लाई की जाती है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि जितनी भी प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म होती है उन्हें हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, हमने कहा कि हमारे सामने कोई घटना आई, कोई इवेंट आया, हम उसके लिए पहले से रेडी नहीं थे। जब पहले से रेडी नहीं थे तो हमारे सामने आई है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका वार कर रहे हैं, वापस प्रतिहार कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो माइंड है वो पहले से रेडी नहीं था, यानी कि अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम ये घटना करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्शियस नहीं थे हम इसके बारे में पहले से, कि पहले से आप प्लानिंग करके जाओ कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर क्या दो। अब देखिए जरा, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप दो व्यक्ति हैं, एक आप हैं और एक कोई अनजान व्यक्ति है। दोनों आप बस में सफर कर रहे थे और दोनों आप मिले, दोनों बराबर की सीट पे बैठे हुए थे। और साथ वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जाओगे, और आपकी इसके बारे में, आजकल देश के जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है। क्या आप जो है पहले से रेडी होकर के गए थे कि क्या मुझे ये 4 क्वेश्चन सुनने को मिलेंगे और मैं इसका आंसर ये दूंगा? नहीं गए थे। वहां पे उसने क्वेश्चन पूछा, आपने रियलिटी में जो क्वेश्चन आया आपने उसका वही जवाब दिया।
ये होता है ईगो मैकेनिज्म। अब आप क्या कर रहे हो, वहां पे बहाने अगर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो कौन बना रहा है, वो ईगो बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ईगो डैमेज ना हो। ईगो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। और ये घटना जो चलती है वो किस लेवल पे चलती है, तो हम बोल सकते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे चलती है। किस लेवल पे चलती है, अनकॉन्शियस लेवल पे। आप ये कर ही क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है इसके करने के, क्या करने के, डिफेंस मैकेनिज्म लगाने के। अगर हम पर्पस की चर्चा करते हैं कि पर्पस क्या रहे होंगे इनके, तो पर्पस कुछ ही है। जैसे कि सबसे पहला पर्पस तो यही आता है कि आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ईगो को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। इसके अलावा आप अपनी एंजाइटी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लो एंजाइटी भी दूर हो गई। और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजाइटी भी दूर कर दी, ईगो को सेटिस्फाई कर दिया, आपको खुशी भी मिली, हैप्पीनेस। ये लीजिए, बस यही इसका मेन पर्पस रहता है और कोई पर्पस नहीं है। मेन अगर पर्पस देखा जाए तो क्या है, ईगो सेटिस्फेक्शन और एंजाइटी, और आपको क्या मिली, खुशियां मिली कि चलो ठीक है ये बला टली। आगे बात करते हैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो कि डिसऑर्डर्स में पाई जाती है। हम डायरेक्टली डिसऑर्डर के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर। तो हम बात करते हैं कि आपके सोसाइटी के अंदर मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी पाई जाती है। अगर हम फर्स्ट मोस्ट कॉमन की बात करते हैं सोसाइटी में, तो कौन सी पाई जाती है, तो हमारी यहाँ पे पाई जाती है रेशनलाइजेशन। कौन सी पाई जाती है, रेशनलाइजेशन। अब हम चर्चा करते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या है, व्हाट इज रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कुछ नहीं है, एक प्रकार का ब्लैंकेट है, एक प्रकार का क्या है, ब्लैंकेट है, जिससे कि आप रियलिटी से बचने की कोशिश कर रहे हो, या हम ये बोल रहे हो अदर देन द रियलिटी आप बात कर रहे हैं, अदर देन द रियलिटी आप यहां पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, देखिए जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरे एग्जाम्पल्स के साथ ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारा यही आता है कि एक कोई व्यक्ति है जो हमेशा पैदल चल करके ऑफिस जाता है, हमेशा पैदल चलता है, दिखने में दुबला पतला सा है और हमेशा पैदल चलता है, सीधा साधा सा, मेरे जैसा एकदम, ओके आपके जैसा भी हो सकता है। तो क्या है कि उसका कलीग उससे पूछता है कि भाई तू डेली पैदल क्यों आता है, इतनी दूर से आता है, पैदल आता है, तो एक काम करना, तो कार क्यों नहीं ले लेता अपनी। उसने कहा भाई मैं कार नहीं ले सकता। क्यों नहीं लेना चाहता भाई तो कार, क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं, मुझे पैदल चलना पसंद है, इसलिए मैं कार नहीं ले रहा। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो रियलिटी क्या है कि भाई के पास पैसे नहीं है क्या लेने के लिए, कार लेने के लिए। ये होती है रेशनलाइजेशन, कि आप जो है रेशनल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास में ये कमी क्यों है। यानी कि आप जो ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कि आप में जो कमी है आप उसको छुपाना चाहते हैं। आप अपनी कमी को छुपाने के लिए ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मेरी कमी जो है किसी को दिखाई ना दे। आप ऐसे समझिए कि आपका चेहरा सही नहीं है और आप मेकअप कर रहे हैं, आप अपनी कमी को छुपा रहे हैं, और जो ब्लैंकेट यानी कि आप जो मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं वही है रेशनलाइजेशन। आप और भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि तौर आपने एक और एग्जांपल सुना होगा कि एक लोमड़ी है, लोमड़ी है जा रही थी, उसे अंगूर दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, अंगूर, कि चलो एक काम करते हैं अंगूर खाते हैं। और उसने बहुत उछल कूद मचाई अंगूर तक पहुंचने के लिए, बहुत उछल कूद, जैसे मान लीजिए अंगूर लटके हुए थे और उसने बहुत उछल कूद मचाई, ये यहाँ पे लोमड़ी है, और उसने बहुत उछल कूद मचाई किसके लिए, यहाँ पे अंगूर को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके अंगूर जो है वो हाथ नहीं आए, काफी देर तक कूदती रही। अब क्या होगा, अब लोमड़ी से किसी ने पूछा कि भाई तू तो अंगूर लाने गई थी, क्या हुआ अंगूर क्यों नहीं मिले। तो वो जो है यहाँ पे बहाना लगाएगी क्या, कि अंगूर कैसे लाऊं, अंगूर तो खट्टे हैं, सोर ग्रेप्स। यानी कि आपकी कमी थी, क्या कमी थी, कि आप जो है अंगूर पकड़ नहीं पाए, लेकिन आपने कमी किसकी निकाल दी, अंगूरों की, कि अंगूर जो है वो खट्टे हैं, सोर ग्रेप्स। ये होता है रेशनलाइजेशन। आप अपनी ही कमियों को छुपाने के लिए क्या कर देते हैं, एक ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होती है किसके अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। सेकंड बात करते हैं, सेकंड कहां गई, ओके सेकंड अगर हम चर्चा करते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन सोसाइटी के अंदर कौन सी पाई जाती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन अगर हम बात करते हैं तो आप में पाई जाती है प्रोजेक्शन। क्या पाई जाती है, प्रोजेक्शन। रेशनलाइजेशन में तो क्या हो रहा था कि आप अपनी कमियों को छुपा रहे थे, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे थे, आप अपनी कमियों को छुपा रहे थे। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप जो है अपनी कमियों का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका फेलियर आपकी वजह से हुआ है, लेकिन नहीं, आप जो है इसकी हम बोल सकते हैं इसका जो ब्लेम है वो किसी दूसरे पे डाल देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम हो रही है। आप ऐसे समझ सकते हैं, हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए पहले प्रोजेक्शन है क्या, किसी को ब्लेम करना, किसके लिए, अपनी कमियों के लिए, अपनी ही डिफिकल्टीज के लिए, खुद की डिफिकल्टीज के लिए या खुद के फेल्योर के लिए हम क्या करते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लेम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि एक स्टूडेंट है,
एक क्या है, स्टूडेंट है, वो हो गया है फेल। वो क्या हो गया, फेल। स्टूडेंट फेल हुआ है अपनी कमी की वजह से, लेकिन भाई साहब क्या कर रहे हैं, ब्लेम डाल रहे हैं किसके ऊपर, कि मैं तो जो है वो टीचर की वजह से फेल हो गया, कि हमारा जो है साइकेट्री का टीचर ही ऐसा था, या हमारे पढ़ाने वाले टीचर ही ऐसे थे जिसकी वजह से मैं क्या हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ। ये होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है डायरेक्टली किसी की तरफ उंगली उठाना, कि आप डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं अपनी डिफिकल्टीज के लिए, अपने फेल्योर के लिए, किन्हीं दूसरों को, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक कपल है, हम एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। जैसे कि एक कपल है, कपल क्या कर रहा है, अपने छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को ब्लेम कर रहा है किस चीज के लिए, कि हमारे दोनों के बीच में जो मैरिटल हम बोल सकते हैं रिलेशन है वो अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि तू बीच में आ जाता है। ये हो रहा है हमारा प्रोजेक्शन। आगे चल रहे हैं, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट और सेकंड इतनी बहुत है। देखो चांद पे कदम किसने रखे थे, पहला व्यक्ति कौन था, दूसरा व्यक्ति कौन था, बस इतना काफी है। अब हम आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स पे। देखिए सबसे पहले बात आती है कि ओसीडी के अंदर कौन कौन सी घटनाएं पाई जाती है, या ओसीडी के अंदर कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है। तो ओसीडी के अंदर हमारे पास में तकरीबन 5 डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है, जिन्हें आप याद रखने के लिए ड्यूरी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ड्यूरी क्या बला है वो समझेंगे। देखिए जरा, हम यहाँ पे ओसीडी में देखते हैं, तो ओसीडी में आपको 5 देखने को मिली। पहले आती है डी, डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है कि जब आप हायर थ्रेटनिंग टू लोअर थ्रेटनिंग एरिया की तरफ अपने इमोशंस को शिफ्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, ओसीडी से हटके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जब आप हायर थ्रेटनिंग एरिया टू लोअर थ्रेटनिंग एरिया की तरफ आप अपने क्या करते हैं, इमोशंस को डाइवर्ट करते हैं। आप ऐसे समझिए कि एक कोई व्यक्ति है, एक कोई पर्सन है, एक कोई क्लाइंट है, जिसको बॉस ने डांटा। अब वो बॉस को तो वापस डांट नहीं सकता क्योंकि नौकरी का सवाल है, क्योंकि हायर थ्रेटनिंग एरिया, तो वो क्या करेगा, जाकर के अपनी वाइफ को डांटेगा। लोअर थ्रेटनिंग एरिया, हायर थ्रेटनिंग टू लोअर थ्रेटनिंग की तरफ आप क्या कर देते हैं, अपने इमोशंस को शिफ्ट कर देते हैं। आप अपने आप पे भी ले सकते हैं। आपके पापा ने आपको डांटा, अब आप वापस अपने पापा को नहीं डांट सकते, क्यों, क्योंकि वो घर का मेन आदमी है, आप उसको कुछ कह नहीं सकते, वरना भाई आपको घर से निकाल देगा। तो आप क्या करते हैं, आप जाकर के अपने छोटे भाई बहन को डांटते हैं, या अपनी मम्मी को डांटते हैं कि जाकर के अपने पति को संभाल ले भाई। यानी कि आप हायर थ्रेटनिंग टू लोअर थ्रेटनिंग की तरफ क्या कर देते हैं, अपने इमोशंस को डिस्प्लेस कर देते हैं। यही होता है डिस्प्लेसमेंट। फिर ओके, और कौन सा इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट आता है अनडूइंग। अनडूइंग क्या होता है, अनडूइंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी वजह से जो पहले गलतियां हुई थी, आप चाहते हैं कि दोबारा वो चीज गलतियां नहीं होनी चाहिए, या आप एक काम करो, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। इन्हें हम बोलते हैं अनडूइंग। आप इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूं कि मान लीजिए एक कोई कपल है, उनकी सुबह सुबह हो गई लड़ाई, कपल की सुबह सुबह लड़ाई हो गई। जो हस्बैंड है वो तो चला गया ऑफिस, जो वाइफ है वो रह गई घर पे। हस्बैंड ऑफिस चला गया, वहां पर जाकर के उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैंने जो है वो गलत बिहेव कर दिया, नहीं करना चाहिए था। अब वो क्या करेगा, ऑफिस से जब वापस आएगा तो अपनी वाइफ के लिए क्या लेके आएगा, फ्लावर्स लेके आएगा, चॉकलेट्स लेके आएगा। क्या लेके आएगा, फ्लावर्स लेके आएगा, चॉकलेट्स लेके आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो उससे गलती हुई थी उसको वो सुधारने की कोशिश कर रहा है कि दोबारा गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे एक चीज और भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कभी घर से बाहर गया तो पीछे से उसके घर पे चोरी हो गई, क्योंकि लोग ढंग से नहीं लगा के गया था। हो भी सकता है लोग ढंग से लगा के भी गया हो, लेकिन जब उसकी चोरी हो गई, अब क्या होगा, जब भी वो घर से बाहर जाएगा तब क्या देखने को मिलेगा, वो अपने लोग को 10 बार चेक करेगा कि कहीं जो है दोबारा से ऐसी गलती न हो जाए। हम ऐसे समझ सकते हैं आम भाषा के अंदर कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये है अनडूइंग, कि पहले जो आपकी गलतियां हुई है उस गलतियों को आप दोबारा न सुधारो, या उस गलती को पहले उसी टाइम पे सुधारने की कोशिश करो। जैसे कि ये हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के लिए फ्लावर्स और चॉकलेट लेके आ रहा है, यानी कि उस गलती को सुधारने के लिए माफी मांग रहा है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आर, आर फॉर होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है कि आपके मन में कुछ और है और आप एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है कि आप जो है, जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, वो टीचर को मन ही मन या पीठ के पीछे तो बहुत गालियां देता है, मन में बहुत गालियां भरी हुई है। जैसे स्टूडेंट टीचर सामने आता है, सर यू आर द बेस्ट, आपके जैसा कोई टीचर हो ही नहीं सकता, आप ही आप हैं और कुछ है ही नहीं। और टीचर आ जाता है घमंड में, एकदम हाँ मैं ही मैं हूँ, ये कह रहा है तो मैं ही हूँ, और घमंड में आ जाता है, घमंड तो किसी का नहीं रहा। अरे हाँ या ना, ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन, कि आप जब किसी और के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में मन में कुछ और रखते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन जब वो सामने आ जाता है तब एक्सप्रेस कुछ और करते हैं।
आप ऐसे समझिए, एक सास बहू है, सास बहू का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक सास बहू है, सास बहू जब आपस में एक दूसरे के सामने आती है तो बहुत इज्जत करती है। बहू कहती है कि तुम सास नहीं हो, तुम तो मेरी माँ हो माँ। और सास भी कहती है तुम हमारी घर की बहू नहीं हो, तुम तो लक्ष्मी हो लक्ष्मी, तेरे हमारे घर में आने से हमारे घर के जो है भाग्य ही बदल गए। हमारे घर में चारों तरफ खुशियां खुशियां छाई हुई है, पैसे की बारिश हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन मन में सास बहू को गालियां दे रही है, बहू सास को गालियां दे रही है। ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। ओसीडी के अंदर भी सेम होता है कि पर्सन एक चीज को बार बार सोचता है और बार बार कंपल्सन करने की कोशिश करता है। जब उससे कोई पूछता है कि भाई तेरे को इससे ओसीडी है क्या, वो कहता है नहीं 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 नहीं, कुछ ओसीडी नहीं है, मेरे को किसी चीज से कोई ओसीडी है ही नहीं। लेकिन मन में उसे पता है कि ओसीडी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आई, इनहिबिशन। इनहिबिशन इनहिबिशन का मतलब होता है आप अपने थॉट को रोको, कैसे भी रोको। कैसे रोक सकते हैं, उसका तरीका है हमारे पास। हाथ में एक रबड़ बैंड बांधो, जैसे ही कोई किसी भी चीज के बारे में बार बार थॉट आए तो उस चीज को खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, और जैसे थॉट ज्यादा आने लग जाए उसको छोड़ दो। अब क्या होगा, यहाँ पे बैंड वापस लगेगा, आपको दर्द होगा, सारे थॉट वहां के बंद, अब दर्द के शुरू। आपने उस थॉट को रोक दिया, इनहिबिट कर दिया है अपने थॉट को, इसे बोलते हैं इनहिबिशन। ये ओसीडी के अंदर मोस्टली यूज में लिया जाता है। इसके अलावा एक और आता है, वो होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन, ये क्या बोला है आइसोलेशन। आइसोलेशन की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, खुद को उस जगह से दूर कर लेते हैं जहां पे आपको ओसीडी हो रहा है। अच्छा, ओसीडी है क्या, हम कब से ओसीडी ओसीडी की बात कर रहे हैं। ओसीडी दो चीजों से मिलकर के बना है। एक होता है ऑब्सेशन। क्या होता है, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब किसी भी आप स्पेसिफिक चीज के लिए बार बार जो है सोचते रहते हैं, एक स्पेसिफाइड चीज के लिए। ठीक है, आपके मन में इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, आपके मन से ही पैदा होते हैं। हम हालांकि अलग से ओसीडी का टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो आप बार बार क्या करते हैं, एक एक चीज के बारे में सोचते हैं, फिर उसी सोच की वजह से एक एंजाइटी क्रिएट होती है, और उसी एंजाइटी को ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक्टिविटी करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपल्सन। जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपल्सन। देखिए, आपको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और बाहर आपकी बाइक खड़ी है, और किसी ने आकर के कह दिया कि आजकल बाइकों की चोरी बहुत हो रही है। अब आप मन बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यार कहीं मेरी बाइक तो चोरी ना हो जाए, यार मैंने लॉक लगाया था कि नहीं लगाया था, कोई मेरी बाइक पे बैठा तो नहीं है क्या, क्या मेरी बाइक पे जो जो बाहर के कैमरा लगा हुआ है, क्या उसके अंदर मेरी बाइक कैप्चर हो रही है कि नहीं हो रही, यार मेरी बाइक को कोई उठा के न ले जाए। आप बार बार सोचे जा रहे हैं। सोचने के बाद जैसे ही क्लास की छुट्टी होती है या बीच में ही आप क्या है उठ करके जाते हैं, और क्योंकि वो एंजाइटी क्रिएट होगी बार बार सोचने की वजह से, आप जाते हैं और जाकर के बाइक को चेक करते हैं। और यही चेक करना बार बार क्या कहलाता है, कंपल्सन कहलाता है। ये होती है ड्यूरी। आइसोलेशन यानी कि जिस जगह पे आपको ज्यादा थॉट आ रहे हैं, कंपल्सन ज्यादा आ रहे हैं, उस जगह से खुद को क्या कर दो, आप दूर कर दो। अब आप कहोगे सर आपने 5 तो बता दी, 5 में से मोस्ट कॉमनली कौन सी पाई जाती है। तो अगर मोस्ट कॉमनली कोई पूछ ले तो बता देना, अनडूइंग जो है ये मोस्ट कॉमन होती है। अनडूइंग क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है, ये फर्स्ट मोस्ट कॉमन होती है। और अगर सेकंड मोस्ट कॉमन कोई पूछ ले तो वो होती है रिएक्शन फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि किसके अंदर कौन सी पाई जाती है। तो साइकोसिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साइकोसिस की, कि साइकोसिस के अंदर कौन सी पाई जाती है। अब ये बात करते हैं, पहले तो बात करते हैं साइकोसिस क्या होता है। देखिए जरा, साइकोसिस जब भी आपके मन में, साइकोसिस के बारे में अगर आपके मन में कभी भी कोई ख्याल आना चाहिए तो 3 ही बातें आनी चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी होनी चाहिए, कि एक तो हेल्यूसिनेशन होना चाहिए, एक डेल्यूजन होना चाहिए, एक डिसऑर्गेनाइज थॉट होना चाहिए। क्या क्या चीजें आनी चाहिए, एक तो हेल्यूसिनेशन आना चाहिए, एक डेल्यूजन आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेव आप जिसे कह सकते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट कह सकते हैं या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेव कह सकते हैं, एक ही चीज है। क्योंकि जैसे थॉट आएंगे वैसा ही व्यक्ति क्या करता है, बिहेव करता है। ये 3 चीजें अगर जहां पर भी मौजूद हैं, समझ जाना कि वो क्या है, साइकोसिस है। उसमें से इन तीनों में से भी मेन क्या होना चाहिए, हेलुसिनेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो वो क्या है, साइकोसिस। साइकोसिस के अंदर हम 2-3 प्रकार के डिसऑर्डर पढ़ते हैं, जैसे कि डेलीरियम डिमेंशिया जो कि ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है। इसके अलावा फंक्शनल होता है जैसे कि सिजोफ्रेनिया, डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जो है मूड के होते हैं जैसे कि मेनिया और डिप्रेशन। ये हम साइकोसिस में पढ़ते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि साइकोसिस में कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म ज्यादा पाई जाती है। तो साइकोसिस में पाई जाती है प्रोजेक्शन। कौन सी पाई जाती है, प्रोजेक्शन। एक मिनट, ओके। साइकोसिस में ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो प्रोजेक्शन पाई जाती है। और प्रोजेक्शन क्या होता है, ब्लेम करना दूसरों को, अपनी ही समस्याओं के लिए दूसरों को ब्लेम करना क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। ओके, साइकोसिस के अलावा अगर हम बात करते हैं पैरानॉइड की, कि पैरानॉइड की जो है व्यवस्था है, या पैरानॉइड की जो अवस्था है किसी व्यक्ति के, पैरानॉइड क्या होता है, हमेशा शक करना।
पैरानॉइड, पैरानॉइड का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, पैरानॉइड का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हैं, किसी पे शक करते हैं, शक मतलब सस्पिशियस बिहेव रखते हैं जब आप, तो उस पूरे स्टेट को बोलते हैं पैरानोइया। और ये घटना जो होती है वो क्या होती है, पैरानॉइड होती है, कि आप जो है लोगों पे शक करते रहते हैं। कोई चाकू लेकर के बेचारा कहीं मार्केट में सब्जी काटने जा रहा था, आपको लगता है कि यार वो मुझे ही मारने तो नहीं आ रहा क्या, दो लोग बातें कर रहे हैं बाहर, आपको लगता है यार मुझे मारने की प्लानिंग तो नहीं चल रही क्या। आप पैरानॉइड के अंदर क्या करते हैं, इसमें भी ब्लेम करते हैं कि लोग जो है वो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैरानॉइड में भी आपको क्या देखने को मिलता है, पैरानॉइड में भी आपको प्रोजेक्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये बात हो गई आपकी पैरानॉइड की। आगे चलते हैं, पैरानॉइड के अलावा अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन में बताइए कौन सा होगा, तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि कौन सा होगा, प्रोजेक्शन ही होगा। न्यूरोसिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्यूरोसिस की, कि न्यूरोसिस में कौन सा पाया जाता है, न्यूरोसिस। पहली बात तो ये है कि न्यूरोसिस होता क्या है, न्यूरोसिस की स्पेलिंग आपके सामने है। न्यूरोसिस होता क्या है, एक होता है साइकोसिस, वैसे ही होता है न्यूरोसिस। साइकोसिस में जैसे ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, वैसे न्यूरोसिस में भी एक दो चीजें होना बहुत जरूरी है। उसमें से एक चीज आपके पास में होनी चाहिए कि जितने भी डिसऑर्डर हैं उनका एक ही बेस होना चाहिए, एंजाइटी। क्या होना चाहिए, एंजाइटी, या हम बोल सकते हैं नर्वसनेस, एंजाइटी या नर्वसनेस। आपके पास में ये घटना या ये चीज होनी बहुत जरूरी है, एंजाइटी या नर्वसनेस। ओके, न्यूरोसिस के अंदर जितने डिसऑर्डर आएंगे उन सभी का बेस क्या होगा, एंजाइटी ही होगा। तो न्यूरोसिस में कौन सी पाई जाती है, तो न्यूरोसिस की अगर हम बात करें तो न्यूरोसिस के अंदर कौन सी पाई जाती है, तो न्यूरोसिस के अंदर पाई जाती है रिग्रेशन। कौन सी पाई जाती है, रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन क्या वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रिग्रेशन, रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन एक होता है रिप्रेशन, एक होता है रिग्रेशन, एक होता है सप्रेशन। तीन चीजें होती है, चलो हम तीनों के बारे में यहां पे बात करते हैं। एक आप पढ़ने को मिलेगा रिग्रेशन, एक क्या पढ़ने को मिलेगा, रिग्रेशन। एक आपको पढ़ने को मिलेगा सप्रेशन, और एक आपको पढ़ने को मिलेगा रिप्रेशन। तीन चीजें पढ़ने को आपको मिल सकती हैं। कौन कौन सी चीज, आपको तीन चीजें हैं, कौन कौन सी पढ़ने को मिलेगी, एक तो रिग्रेशन, एक सप्रेशन और एक रिप्रेशन। सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है या डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अनकॉन्शियस लेवल पे चलती है, कि आप उसके लिए पहले से रेडी नहीं थे। लेकिन सप्रेशन एकमात्र ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कॉन्शियस लेवल पे चलती है। किस लेवल पे चलती है, कॉन्शियस लेवल पे। एकमात्र ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो किस पे चलती है, कॉन्शियस लेवल पे। ओके, तो बाकी ये दोनों किस पे चलेंगी, रिप्रेशन और रिग्रेशन, ये भी अनकॉन्शियस पे चलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं रिग्रेशन के बारे में। रिग्रेशन होता है फ्लाइट टू चाइल्डहुड, फ्लाइट टू चाइल्डहुड। अब इसका क्या मतलब आ गया भाई, फ्लाइट टू चाइल्डहुड मतलब कि आपके पास में, आपके सामने जब भी कोई एंजाइटी वाली घटना घटी तो आप उड़ करके बचपन में चले गए। नहीं, उड़ करके बचपन में नहीं गए, उड़ करके हम कह सकते हैं कि बचपन में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया है। मतलब ये है कि जब भी आपके सामने कोई एंजाइटी आती है तो आप बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। अब बच्चे कौन सी हरकतें करते हैं, तो बच्चे हरकतें करते हैं रोना। सबसे पहले क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रोना, क्राई। इसके क्राई आपके सामने लिखा हुआ है कि क्राई करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा क्या करना शुरू कर देते हैं, तो नेल बाइटिंग। क्या स्टार्ट कर देते हैं, नेल बाइटिंग। और क्या स्टार्ट कर देते हैं, थंब सकिंग। और क्या स्टार्ट कर देते हैं, थंब सकिंग के अलावा आपका मोस्ट फेमस एन्यूरेसिस। क्या स्टार्ट कर देते हैं, एन्यूरेसिस। ये बच्चे हरकतें करते हैं किसमें, रिग्रेस। जब भी आपके सामने क्या आती है, एंजाइटी आती है, तो बच्चे ये सारी हरकतें करते हैं। आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि एक कोई फीमेल है, फीमेल स्टाफ नर्स है, और एम्स के अंदर आप में से कोई है, फीमेल स्टाफ नर्स है, कोई एम्स में काम कर रही थी। उसकी वजह से किसी क्लाइंट को जो है कोई डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, या उसकी वजह से क्लाइंट जो है वो क्लाइंट को कोलेप्स हो गया, या हम बोल सकते हैं क्लाइंट को किसी और इंजरी का सामना करना पड़ा। अब नर्स की गलती है, नर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, नर्स आते ही क्या करना स्टार्ट कर देती है, रोना स्टार्ट कर देती है। क्यों, क्योंकि एंजाइटी हो गई कि अब क्या होगा, अब इसके घर वाले पीटेंगे, मेरे सीनियर मुझे जो है वो डांटेंगे, ठीक है, सुपरिटेंडेंट आएंगी, वो मुझे कुछ ना कुछ बोलेगी, एसएनओ आके कुछ बोलेगा, एएनएस आकर के कुछ बोलेगा, मेरी नौकरी नहीं चली जाए, ये होना हो जाए। यानी कि आपके सामने एंजाइटी आई और आपने क्या स्टार्ट कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या होता है, रिग्रेशन के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके,
देखिए ज़रा, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। हम यहाँ पे ओके, चलो ठीक है, सही चल रहा है। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पे रिग्रेशन के अंदर जब भी आपके सामने कोई एंजाइटी आती है तो आप जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर आता है सप्रेशन। सप्रेशन जो है कॉन्शियसली आप उन चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके लिए क्या है, पेनफुल है। पेनफुल इवेंट्स, पेनफुल थॉट्स, पेनफुल फीलिंग्स को आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ करके। उसे हम क्या बोलते हैं, सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो गया तो आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी क्या है, सप्रेशन है। मोस्ट कॉमनली जो पूछा जाता है वो यही है कि रेप विक्टिम के अंदर किस प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है। तो रेप विक्टिम में सप्रेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सप्रेशन। किसके अंदर, रेप विक्टिम के अंदर, कि वो कॉन्शियसली अपने पेनफुल इवेंट्स को भूलने की कोशिश कर रही है। रिप्रेशन की बात करते हैं। रिप्रेशन क्या होता है, तो रिप्रेशन में जैसे सप्रेशन के अंदर आप कॉन्शियसली भूल रहे थे, रिप्रेशन के अंदर आप अनकॉन्शियसली भूलने की कोशिश कर रहे हैं, या अनकॉन्शियसली आप भूल ही जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि समय भुला देता है, वही होता है रिप्रेशन। कि आप किसी व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए थे, आप दो दोस्त थे, साथ रहा करते थे, और अभी पिछले कुछ सालों से जो है एक दूसरे के साथ नहीं है, 5-6 साल से, और आपका दोस्त कहीं और रहता है, आप कहीं और रहते हो। आज का दिन ऐसा है कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन आपको याद ही नहीं है। क्यों नहीं याद, क्योंकि अनकॉन्शियसली आप उससे दूर थे, तो आप उस चीज को भूल चुके हैं। ऐसे ही व्यक्ति जो है अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को भूल जाता है। आप याद करें कि आपकी क्लास के अंदर, आपकी समाज के अंदर, घर के अंदर कितनी बेइज्जती हुई है, मोहल्ले के अंदर या किसी के सामने, लेकिन वो चीज़ आपको इतनी याद अब नहीं है। क्यों नहीं याद, क्योंकि वो समय के साथ में अनकॉन्शियसली आप उस चीज़ को दबा चुके हैं और आप उस चीज़ को भूल चुके हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशन बोलते हैं। कि अनकॉन्शियसली आप पेनफुल फीलिंग्स को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 घटनाएं मैंने आपको पढ़ाई। तो न्यूरोसिस में कौन सी पाई जाती है, रिग्रेशन। ऐसे ही अगर मैं न्यूरो एन्यूरेसिस की बात कर लूँ तो आप बता देंगे कौन सी पाई जाती है, रिग्रेशन पाई जाती है। अगर मैं पूछ लूँ कि आपके जो है रेप विक्टिम में कौन सी पाई जाती है, तो आप बता देंगे कि सप्रेशन जो है वो पाई जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। और अगर हम बात करें डिफेंस मैकेनिज्म की, तो सब्सटेंस एब्यूज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सब्सटेंस एब्यूज की। सब्सटेंस एब्यूज के अंदर सब आते हैं, एल्कोहलिज्म आता है, ओपियोइड्स आते हैं, मॉर्फिन जिसे आप कह सकते हैं, कोकेन आता है, एम्फेटामिन्स आते हैं, कैनबीज आता है, तंबाकू आता है, बहुत सारी चीजें आती है सब्सटेंस एब्यूज के अंदर। आप किसी व्यक्ति से जाकर के पूछे कि क्या तू शराब पीता है, वो कहेगा नहीं मैं शराब नहीं पीता, तुम्हें क्या लगता है मैं शराबी हूँ। यानी कि सबसे पहले ही वो क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। तो डिनाइल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, डिनाइल। ये डेनियल नहीं है, इसे डेनियल मत बोलना, ये डिनाइल होता है। क्या देखने को मिल जाता है, डिनाइल। ये फर्स्ट जो है प्रकार की डिफेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी। क्या इसके अलावा भी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, रेशनलाइजेशन। क्या पाई जाती है, रेशनलाइजेशन पाई जाती है। अब शराबी व्यक्ति या कोई भी जो है सब्सटेंस लेने वाला व्यक्ति रेशनलाइज कैसे करेगा, वो ऐसे रेशनलाइज करेगा भाई कि मैं अकेला थोड़ी पीता हूँ, पूरी दुनिया पीती है, पूरी दुनिया पीती है तो मैं भी पी लेता हूँ। ये है रेशनलाइजेशन। दूसरा क्या है, अरे यार मेरी फैमिली जो है वो इतना परेशान कर रही है, मैं क्या करूँ, पीनी पड़ती है। शराब शराब नहीं है, ये दवाई है, दवाई। तुझे पता मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। सब्सटेंस अब्यूज वाला क्या करता है, बहाने बनाता है, रियलिटी को छुपाता है। कि रियलिटी क्या है, उसका खुद का मन कर रहा है। तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी किस पे जानी चाहिए, रेशनलाइजेशन पे जानी चाहिए। इसके अलावा डिप्रेशन की बात करते हैं, तो डिप्रेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन में इंट्रोजेक्शन हमें देखने को मिल जाती है। इंट्रोजेक्शन क्या होता है, इंट्रोजेक्शन जब आप अनकॉन्शियसली, इंट्रोजेक्शन क्या होता है, जब आप अनकॉन्शियसली किसी फेमस पर्सन को कॉपी करने लग जाते हैं, अनकॉन्शियसली। या हम कि ये कह सकते हैं कि छोटा बच्चा है, खुद के आइडियल पर्सन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। आप भी अपने आइडियल पर्सन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक मूवी देख करके आप आए हैं, और मूवी देख करके आए हैं जैसे कि केजीएफ, और बाहर आकर के चल रहे हैं बिल्कुल रॉकी भाई की तरह, बैकग्राउंड में आपको लग रहा है म्यूजिक चल रहा है, सलाम रॉकी भाई रॉकी। इंट्रोजेक्शन होता है कि जब आप खुद को किससे कंपेयर करने लग जाते हैं, कंपेयर भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जुड़ा हुआ महसूस करने लग जाते हैं। किसके साथ में, अपने से ज्यादा फेमस, या आपकी अपनी पहचान को दूसरे व्यक्ति के पहचान के साथ में आप जोड़ देते हैं। आज इसका आप एग्जाम्पल इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक कोई अनपढ़ व्यक्ति है, इलिटरेट फादर है। क्या है, इलिटरेट फादर है। वो चाहता है कि उसे किसके नाम से जाना जाए, उसका जो बच्चा एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन चुका है उसके नाम से जाना जाए।
ये क्या होता है, इंट्रोजेक्शन होता है। ऐसे ही हम और समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वो अपने पापा को क्या करने की कोशिश कर रहा है, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। यह जनरली आप कॉमनली देखने को मिल जाता है पुलिस वालों के पास में। जब कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को रोकता है तो पुलिस वाले को वो व्यक्ति क्या कहता है, तो जानता है मेरा बाप कौन है। यानी कि वो अपनी पहचान को उस फेमस व्यक्ति की पहचान के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। या कह देता है कि तू जानता नहीं है, मेरा चाचा विधायक है, या चाचा विधायक है हमारे। तो ये होता है इंट्रोजेक्शन। जब आप अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को कॉपी करने लग जाते हैं। डिप्रेशन के अंदर यही होता है कि आप अनकॉन्शियसली किसी व्यक्ति को कॉपी करने लग जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये बात हो गई डिप्रेशन, या खुद की पहचान को किसी और व्यक्ति की पहचान के साथ में जोड़ देते हैं, इसे हम बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की, किसकी बात करते हैं, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर क्या वाला है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर आपके सामने दिख नहीं रहा तो देखिए, ये है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर क्या होता है, इम्पल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इम्पल्स कुछ नहीं है, आप में पैदा होने वाली अर्ज है। किसी काम को करने के लिए पैदा होने वाली क्या है, अर्ज है, कि मुझे अभी के अभी ये काम करना है, नहीं करोगे तो एंजाइटी आ जाएगी। जैसे कि आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने घर पे इस प्रकार से कोई रिमोट पड़ा था, क्या पड़ा था, रिमोट पड़ा था। किसी ने वो रिमोट थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अब आपके मन में क्या आ रहा है, नहीं टेढ़ा नहीं होना चाहिए, काम करो इसको सीधा करो। अर्ज आई और आपने वो घटना कर दी। क्यों, अगर टेढ़ा पड़ा रहता तो नहीं यार, टेंशन हो जाती। चलो ये छोड़ो, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आप कहीं जा रहे थे, रास्ते के अंदर जो है एक पत्थर पड़ा हुआ था। क्या है, पत्थर पड़ा था, यह खाली केन पड़ा हुआ है, कोक का केन पड़ा हुआ खाली। आप जा रहे हैं और जाते जाते केन के पास में आप गुजरेंगे, ये आपका जमीर आज्ञा नहीं देता है। आपका जमीर क्या कहता है, कुछ भी करो, इस केन को क्या मारो, लात मारो। और आप क्या करते हैं, उस केन को लात मारते दूर दूर तक ले जाते हैं। क्यों भाई, क्यों मारी आपने लात, ये अर्ज पैदा हुई अंदर से। अगर आप नहीं मारते तो आपको टेंशन हो जाती है कि यार ये क्या किया मैंने, लात क्यों नहीं मारी। ओके, और क्या हो जाता है अर्ज का, अर्ज आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के घर के बाहर घंटी लगी थी, आप बजाए और भाग गए, क्या हुआ, अच्छा फील हुआ और कुछ नहीं हुआ, अर्ज आई, कर लिया। ऐसे ही व्यक्ति के सामने शराब पड़ी होती है, पी ही लेता हूं, क्या पता शराब खराब हो गई तो पी लेता हूं। ऐसे ही किसी व्यक्ति के सामने कोई चीज पड़ी हुई है, चलो एक काम करते हैं, आग लगा देते हैं। गाड़ी पड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी है, शीशा तोड़ देते हैं। अर्ज आती है। वैसे ही एक अर्ज आती है चीजें चुराने की, तो क्या कर लेते हैं, चीजें चुरा लेते हैं। सामने कोई चीज पड़ी हुई है, उसे चुरा लेते हैं। इन सब में उसे गेन कुछ नहीं चाहिए। जिस चीज चुरा ली तो क्या उसके घर में फायदा हो रहा है या वो पैसे के लिए कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा वो, उसे बस अर्ज आ रही है, उस अर्ज को उसे करना है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। एक प्रकार की आदत, एक प्रकार की क्या है, आदत। ये भी एक अर्ज है, बार बार ऐसे कर रहे हैं, ये भी क्या एक अर्ज है। क्या इससे खुजली हो जाएगी, नहीं, बस ये अर्ज है कि मुझे ये करना है। ये भी क्या है, एक प्रकार की अर्ज ही है। आपके मन में कोई चीज पैदा हुई, कोई अर्ज पैदा हुई और आपने उसे कर दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। एक प्रकार की हैबिट है। जैसे कि हैबिट होती है कई लोगों में जो है शॉपिंग की, ओनियोमेनिया बोलते हैं, महिलाओं में ज्यादातर पाई जाती है। एक काम करते हैं, चलते हैं और शॉपिंग करके आते हैं, क्या हो जाएगा, बस अच्छा खुशी मिलेगी। क्या जो चीजें आप खरीद रही है आपके काम की है, काम की नहीं हो, क्या पता कभी काम आ जाए। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिनके पास में बहुत सारे कपड़े इसीलिए ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि उन्होंने खरीद रखे हैं कि क्या पता कभी पहनने को मिल जाए, और उन्होंने कभी आज तक उन्हें पैकिंग खोल के भी नहीं देखी, कभी पहन के भी नहीं देखा। क्यों, बस शॉपिंग करनी है। ये भी एक प्रकार की क्या है, अर्ज है, कि आप खुद को कोई काम करने से रोक नहीं पा रहे हैं, इसे बोलते हैं इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। यानी कि आपके मन में अर्ज आई, अर्ज आने से आपने वही एक्टिविटी कर दी, आप एक्टिंग आउट इसे आप कह सकते हैं। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म आती है वो क्या आती है, एक्टिंग आउट, कि भाई मेरे मन में आया और मैंने कर दिया, कि मेरे मन में आया और मैं कुत्ता मार खाया, है ना। जैसे वो एक मूवी में आती है ना, कौन सी थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, जो भी है आप समझ गए होंगे कौन सी मूवी, चाइना गेट जो मूवी थी उसके अंदर इसी घटना देखने को हमें मिली थी। इसके अलावा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की बात करते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की अगर हम बात करते हैं, ये एक डिसऑर्डर है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। इसके अंदर व्यक्ति या तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है या बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। कि इसके अंदर व्यक्ति या तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है या बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। ओके, आगे चलते हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ है, बिल्कुल है, हैबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हैबीफ्रेनिक,
हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सी पाई जाती है, तो हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में भी हमारी कॉमनली वही पाई जाती है, कौन सी, रिग्रेशन वाली, बच्चों जैसी हरकतों वाली। कौन सी पाई जाती है, रिग्रेशन, कि व्यक्ति जो है वो चाइल्ड लाइक बिहेव करता है, सिली बिहेव करता है हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रीफ की, कि ग्रीफ में कौन सी पाई जाती है, ग्रीफ के अंदर कौन सी पाई जाती है, तो ग्रीफ में डिनाइल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, डिनाइल, डेनियल नहीं होता, ये डिनाइल है, तो डिनाइल पाई जाती है। ये बात होगी हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स की जो इतने प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ और डिफेंस मैकेनिज्म के पॉइंट्स की बात करते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स की। ओके, तो पहली आती है कि मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी होती है, मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जो किसी कोई समझदार व्यक्ति के द्वारा ही की जा सकती है, यानी कि बच्चों की तरह हरकतें नहीं होगी यहाँ पे व्यक्ति जब डिफेंस का इस्तेमाल करेगा, इन मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करेगा, तो एक मेच्योर बिहेव में करेगा, मेच्योर वे में करेगा। जैसे कि इसे आप याद करने का तरीका होता है A3S2H1। ओके, ये मैं आपको वैसे ही जो है नेमोनिक्स इसका बता रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। ओके, A3 की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अल्ट्रुइज्म। क्या आता है, अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म क्या होता है, अल्ट्रुइज्म होता है कि किसी के लिए अच्छा करना, उसके लिए आपको क्रेडिट मिले या नहीं मिले, डू गुड फॉर बेटरमेंट ऑफ अदर्स, दूसरों के अच्छाई के लिए या दूसरों के भलाई के लिए कुछ करना और कुछ अच्छा करना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके बच्चे की मौत हो चुकी है सड़क में खड्डों की वजह से। अब व्यक्ति वो क्या करता है कि जाता है डेली अपना जो है वो फावड़ा लेकर के जाता है या जो है तसला वगैरह कुछ लेकर के जाता है, और सड़क पे जहां पे भी उसे खड्डे दिख जाते हैं वो खड्डों को भरने की कोशिश करता है। वो कर क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि वो चाहता है कि अगर मेरे बेटे की डेथ हुई थी किसी खड्डों की वजह से, तो मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चों की भी किसकी डेथ हो जाए, उस खड्डों की वजह से डेथ हो जाए। अब आप यहाँ पे देखिए वो बिना किसी क्रेडिट के वो काम कर रहा है, ये होता है अल्ट्रुइज्म। ओके, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि लोग जो है क्रेडिट के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी कोई संस्था है, उसमें डोनेशन दिया कि एक कमरा बनवा दिया या पानी का वाटर कूलर लगा दिया या पंखा लगवा दिया, फैन लगवा दिया। उस पे क्या करते हैं, फैन पे नाम लिखवा देते हैं फलाने 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 फलाने, जो तीनों जो फैन की जो तीनों हम बोल सकते हैं जो पंख होते हैं जो है ना, उस पे नाम लिखवा देते हैं कि फलाने फलाने ने दिया था, उसकी याद में दिया था। ऐसे पानी के वाटर कूलर पे लिखवा देते हैं। और इसके अलावा जो है कोई रूम वगैरह कमरा वगैरह बनवाते हैं तो उसके ऊपर भी लिखवा देते हैं कि फलाने फलाने की याद में फलाने फलाने के बेटे ने फलाने फलाने की तारीख को जो है ये डोनेट किया था। यानी कि आप अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन साथ में आप क्रेडिट भी ले रहे हैं, ये भी अल्ट्रुइज्म के अंदर ही आता है, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, ये आपका यहाँ पे मेन पॉइंट रहता है। सेकंड आता है यहाँ पे असेंटिसिज्म। ये असेंटिसिज्म क्या है, असेंटिसिज्म होता है कि समाज की भलाई के लिए एक प्रकार से सन्यासी हो जाना, एक प्रकार से वैरागी हो जाना, एक प्रकार से सन्यासी हो जाना, किसके लिए, समाज की भलाई के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंटिसिज्म बोलते हैं। ये भी मेच्योर व्यक्ति की एक जो है हम बोल सकते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म रहती है। इसके अलावा जो है और क्या रहती है, तो एंटीसिपेशन। थर्ड जो आपकी आती है वो कौन सी होती है, एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन क्या होता है, एंटीसिपेशन होता है कि कोई पनिशमेंट मिलने से पहले ही उसकी माफी मांग लेना। जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर आया है, वो क्लास में पहले बोल देता है कि भाई माफ कर देना अगर मुझसे आगे कोई गलती हो तो, यानी कि वो पढ़ाने से पहले ही माफी मांग रहा है। ये होता है एंटीसिपेशन, कि आप कोई घटना करने वाले हैं और आपको पता है कि उससे आपको पनिशमेंट मिल सकती है या कोई गलती हो सकती है आपसे या गलती होने वाली है, तो आप पहले ही क्या कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आता है, आप ऐसे समझिए कि कोई फीमेल है, उसने क्या किया है कि अपने जो है पति के लिए बहुत ही ज्यादा डिशेस बनाई है, अच्छी अच्छी डिशेस बनाई है अपने पति के लिए। एक डिनर का बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया है। पति जब घर आया उसने देखा गुलाब बिखरे हुए हैं, सेंट की खुशबू आ रही, बहुत प्यारी प्यारी और बढ़िया डिशेस बनी हुई है उसके लिए। अब वो आकर उसे पता चल गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसकी वाइफ ने उसके लिए क्यों बनाया ऐसा। तो वाइफ से जब उसका पता करता है कि मेन पॉइंट बताओ, ये तो सब तो ठीक है, तो वाइफ कहती है कि आप मुझे डांटो नहीं। पति ने कहा मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा भाई, किस बात का डांटूंगा, कि मैंने जो है आज 50,000 रुपए की शॉपिंग कर ली थी। अब पति को हार्ट अटैक आते हैं तो बताया यार 50,000 रुपए की, क्योंकि आम आदमी के लिए 50,000 रुपए बहुत होते हैं। यानी कि फीमेल को पहले से पता था कि उसने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट मिल सकती है, तो पनिशमेंट को ही अवॉइड करवा दो, किससे, एंटीसिपेशन से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कोई आपने एक इससे मिलता जुलता वर्ड बहुत बार सुना होगा, एंटीसिपेटरी बेल, कि एक कोई नेता है या कोई अपराधी है, उसने क्या किया, कोई अपराध किया और जब से उसे पुलिस पकड़ने आती है उससे पहले ही वो कोर्ट में क्या डाल देता है, बेल डाल देता है।
बेल की एप्लीकेशन डाल देता है, इधर से पुलिस उसे पकड़ने आती है, इधर से बेल का ऑर्डर आ जाता है कि भाई इसको बेल मिल गई। ये होती है एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि जेल में जाना ही नहीं पड़ा। एंटीसिपेशन यानी कि आपको पनिशमेंट मिलने से पहले ही आप क्या कर देते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए माफी मांग लेते हैं। ये मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर 3 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ की। ओके, नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, अब ये क्या बला है सब्लिमेशन? सब्लिमेशन की बात करते हैं तो सब्लिमेशन होता है कि आपके अंदर ऐसा इमोशन है, नेचुरल इमोशन, एक ऐसा नेचुरल इमोशन है जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो अच्छा फील नहीं कर रही है, या उस नेचुरल इमोशन की वजह से सोसाइटी में क्या आ सकता है, थ्रेट आ सकता है, सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता है। तो सोसाइटी इसके लिए मान नहीं रही है, अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी के लिए। क्या है सोसाइटी के लिए? अनएक्सेप्टेबल है ऐसी घटना, तो सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आप क्या करो, ऐसी घटना को या ऐसे इमोशन को चेंज कर दो इस घटना के अंदर या ऐसे इमोशन के अंदर जिनको सोसाइटी क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे, हम अपने नेचुरल इमोशन को बदल कैसे सकते हैं? नहीं, नेचुरल इमोशन को नहीं बदलना, नेचुरल इमोशन के वे को बदलना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा गुस्सेल व्यक्ति हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एंगर इश्यूज है, बहुत गुस्सा आता है। अब आपको समाज क्या आपको अच्छी नजर से देखेगा? नहीं, समाज कहेगा कि नहीं यार इसको गुस्सा बहुत आता है, यार ये हम पे कभी न कभी गुस्सा न निकाल दे, हमें ना मारपीट कर दे हमारे साथ में। समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि एंगर आपके लिए अंदर नेचुरल इमोशन है, समाज इससे खतरा महसूस करता है, तो आप क्या करते हैं, इसी गुस्से को अलग वे में चेंज कर देते हैं। आप बन गए बॉक्सर, अब वहां पे जितना गुस्सा है उतना निकाल सकते हैं। आप चले गए आर्मी में, सोल्जर बन गए, आप वहां पर भी जितना गुस्सा चाहे उतना निकाल सकते हैं। देखो समाज इसको अपनाएगा भी, मेडल अलग से देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है सब्लिमेशन। आप ऐसे भी एक एग्जांपल और समझते हैं कि एक फीमेल है जिसे मां बनना है, यानी कि उसे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन वो शादी नहीं करवाना चाहती, शादी से नफरत है। क्या समाज इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो क्या करेगी फीमेल? फीमेल इसी अपने ममता वाले इमोशन को, क्योंकि फीमेल के अंदर ममता वाले इमोशन है बच्चों वाले, तो ममता वाले इमोशन को एक्सचेंज करेगी, हम बोल सकते हैं शिफ्ट करेगी। कहाँ पे? कि बच्चे नहीं चाहिए, काम करते हैं अपने क्रच में या जो है नर्सरी के अंदर नौकरी कर लेते हैं। बच्चे भी है, बच्चे भी पालो, बच्चे भी मिल गए और समाज इसको एक्सेप्ट भी करेगा। अरे हाँ है ना। तो ये बात होगी आपकी किसकी? सब्लिमेशन की। आगे बात करते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है सप्रेशन। फिफ्थ जो आता है वो कौन सा आता है? सप्रेशन। ये हम मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। कौन सा आता है? सप्रेशन। सप्रेशन आप समझ ही गए होंगे, जब आप जानबूझ करके कॉन्शियसली आप क्या करते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं कॉन्शियसली। एकमात्र ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म, ओनली डिफेंस मैकेनिज्म जो किस पे चलती है? कॉन्शियस लेवल पे चलती है। ओके, आगे चलते हैं। और कौन सा आता है? तो लास्ट आता है ह्यूमर। कौन सा आता है? ह्यूमर। 6 नंबर कौन सा आता है? ह्यूमर। ह्यूमर होता है, आपने सुना होगा बहुत बार कि हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि लोग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफ नहीं होती, यानी कि आपके सामने कोई तकलीफ वाली घटना आई है और आपने हंस के टाल दिया, चलो ठीक है, होता है, चलता है, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये है ह्यूमर, कि आप फील तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आपने खुशी हंसी खुशी में टाल दिया, कोई बात नहीं, हम लड़के हैं, हमारे साथ होता रहता है, चलता रहता है। ये होता है ह्यूमर, कि जब आप अवॉइड कर दें एंजाइटी को, किससे? बाय ह्यूमर से। या एंजाइटी या पेनफुल फीलिंग को आप क्या कर देते हैं? अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, किससे? ह्यूमर से, हंसी खुशी से या कॉमेडी करके, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमर बोलते हैं। ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो मेच्योर व्यक्ति करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म की। सेकंड नंबर पे आती है आपकी इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। इमेच्योर कौन सी होती है? ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जो कि कोई आम नागरिक जो है समझदार व्यक्ति तो करेगा नहीं। तो कौन करेगा? ऐसा व्यक्ति करेगा जो माइंड से थोड़ा सा इमेच्योर होता है। ओके, थोड़े बहाने ऐसे जो कि इमेच्योर वाले होते हैं, जैसे कि कौन कौन सी होती है? तो एक्टिंग आउट होती है। एक्टिंग आउट आप समझ ही चुके होंगे, इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में पाई जाती है, कि जैसा ही अर्ज आई वैसी ही आपने क्या कर दी? हरकतें कर दी। इसके अलावा कौन सी पाई जाती है? तो रिग्रेशन पाई जाती है। रिग्रेशन यानी कि फ्लाइट टू चाइल्डहुड, ये है ही क्या? इमेच्योर बिहेव है। इसके अलावा और क्या है? और कौन सी आती है? इंट्रोजेक्शन, कि जब आप दूसरों के, हम बोल सकते हैं, पहचान को अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं तो कौन सी आती है? इंट्रोजेक्शन के अलावा हम बोल सकते हैं पैसिव एग्रेशन। आपने बाकी तो पढ़ ली, ये नहीं पढ़ा। पैसिव एग्रेशन क्या होता है? पैसिव एग्रेशन होता है कि जब आप अपने गुस्से को, किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में बहुत गुस्सा है लेकिन आप डायरेक्टली उस व्यक्ति पे गुस्सा नहीं निकाल सकते, तो आप इनडायरेक्टली ऐसे काम करते हैं कि जैसे कि उस व्यक्ति से उस व्यक्ति पे आपका गुस्सा उतर जाए, जैसे कि यह व्यक्ति समझ जाए कि आप उससे गुस्सा है। जैसे कि
आप किसी से गुस्सा थे, अब डायरेक्टली आप किसी को बोल नहीं सकते, तो उससे बात करना बंद कर दो, सामने वाला समझ जाएगा। या जो आप एक काम करो, आपके पापा ने आपको काम कहा, आप कर नहीं, आपने जो आपको गुस्सा आ गया, पापा पे निकाल नहीं सकते, तो आपने घर में सामान तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया, ताकि पापा समझ जाए कि यार ये बहुत गुस्सा है। या ज्यादातर आप क्या करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं, आपके मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, ये भी क्या पैसिव एग्रेशन है। या इसके अलावा आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपकी लड़ाई हुई, आप गेट को जोर से खोलते हैं, जोर से बंद करते हैं, ये भी क्या है, पैसिव एग्रेशन का ही एग्जांपल है। इसके अलावा जो है सोमेटाइजेशन, सोमेटाइजेशन, पेट दर्द होना, फीवर आना, सर दर्द होना, है ना, ये सब क्या है, सोमेटाइजेशन के एग्जांपल है। ये सब क्या है, सोमेटाइजेशन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सोमेटाइजेशन और हाइपोकॉन्ड्रियासिस के वगैरह के बारे में। तो ये होती है इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म कुछ, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आती है आपकी नार्सिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म। नार्सिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी पाई जाती है, नार्सिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या होती है नार्सिस्टिक, यानी कि इन डिफेंस मैकेनिज्म में व्यक्ति दूसरों को ही दोषी ठहराता है, खुद के बारे में कभी कुछ नहीं सोचता। खुद को ये सोचता है कि वो सबसे सुपीरियर है, वो तो भगवान है, उससे गलतियां हो ही नहीं सकती है, या वो किसी चीज के किसी भी चीज मतलब किसी भी गलतियों से परे है, ऊपर है। ये होती है नार्सिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें हम बोल सकते हैं कौन कौन सी आती है। तो पहली आती है प्रोजेक्शन, आप समझ गए होंगे प्रोजेक्शन क्या है, ब्लेम करना। इसमें आप अपनी गलतियां मान ही नहीं रहे हैं, आप दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं कि तेरी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है ना। इसके अलावा जो है और हम बोल सकते हैं दूसरी कौन सी है, डिनाइल। इसमें व्यक्ति मना ही कर देता है, मानता ही नहीं है कि जो है ऐसी भी घटना उसके साथ हो सकती है, जैसे कि वो कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, डिनाइल मोड में, है ना। ओके, 4 नंबर पे चलते हैं, फिर आती है न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म। न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म जिनका बेस ही क्या होता है, एंजाइटी, यानी कि एंजाइटी की वजह से जो क्रिएट होती है। इसमें पहली आती है आइसोलेशन। मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पे आपको एंजाइटी हो रही है, आप एक काम करो, उस जगह से आप खुद को क्या कर लो, दूर कर लो, आइसोलेट कर लो। क्या कर लो, आइसोलेट। तो आइसोलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आइसोलेशन में हमारी कौन, आइसोलेशन को हम एक प्रकार से और भी जानते हैं, विड्रॉल जिसे आप कह सकते हैं, कि आप खुद को वहां से क्या कर लो, विड्रॉ कर लो। ओके, जहां पे आपको एंजाइटी हो रही है, जैसे कि कोई फैमिली फंक्शन था, आपका मन नहीं है जाने का, तो आप क्या कर देते हैं, उस चीज से आपको खुद को क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कौन सी पाई जाती है आइसोलेशन के अलावा, तो डिस्प्लेसमेंट पाई जाती है। और डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ ही चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कि आप हायर थ्रेटनिंग टू लोअर थ्रेटनिंग की तरफ अपने इमोशंस को जो है वो हम बोल सकते हैं शिफ्ट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा अनडूइंग भी पाई जाती है, अनडूइंग, कि आप आगे से इस प्रकार की गलती नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा डिसोसिएशन पाई जाती है। डिसोसिएशन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होता है कि जब आप एंजाइटी की वजह से अपनी आइडेंटिटी, अपनी मेमोरी से अलग हो जाते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके अंदर ज्यादा एंजाइटी आई तो आप अपनी ही आइडेंटिटी से कन्वर्ट होकर के दूसरी आइडेंटिटी में चले गए। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी अपरिचित, जिसके अंदर उस वो व्यक्ति रहता है, नॉर्मल रहता है, जब भी उसके अंदर एंजाइटी आती है किसी भी चीज को लेकर के, तो वो उसकी पर्सनैलिटी कन्वर्ट हो जाती है, वो अपनी रियल पर्सनैलिटी को छोड़ देता है, एक नई पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जिसे आप मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं आप। ये डिसोसिएशन का ही एग्जाम्पल होता है। आप जो है अपनी एंजाइटी की वजह से अपनी पर्सनैलिटी को ही क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा क्या और भी घटना जो है डिफेंस मैकेनिज्म पाई जा सकती है, बिल्कुल इनहिबिशन इसी का एग्जांपल है। इनहिबिशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अपने थॉट को स्टॉप करना, थॉट स्टॉपेज बोलते हैं जिसे, तो इनहिबिशन इसका एग्जांपल है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन होता है कि जब आपके साथ में कोई घटना आई है, कोई इमोशन आया है, कोई थॉट आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, वहां पे लॉजिक लगाने की कोशिश करें कि यार इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप रात को कहीं जा रहे थे, पीछे से आवाज आई, आपको डर तो लगा, एंजाइटी क्रिएट हुई कि यार आवाज किसकी थी, और आप क्या करते हैं, अब लॉजिक लगाते हैं, अरे यार वो कोई हवा होगी, कोई कुत्ता होगा, कोई बिल्ली होगी, आप लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से ये आवाज हो सकती है। ये होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं जो है और कौन सी आती है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन भी इसी में पाई जाती है। और कौन सी पाई जाती है, तो रिएक्शन फॉर्मेशन, कहाँ गया वो, बड़ा हो गया थोड़ा सा, है ना, ये है थोड़ा सा, इसको एक प्रॉब्लम है। रेशनलाइजेशन के अलावा कौन सी पाई जाती है आपके, तो रेशनलाइजेशन के अलावा जो है हम बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सी बोलते, रिएक्शन फॉर्मेशन, कहाँ गया, रिएक्शन फॉर्मेशन कौन सी पाई जाती है, तो रिएक्शन फॉर्मेशन पाई जाती है।
ये न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके अलावा लास्ट में रिप्रेशन पाई जाती है, रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो पाई जाती है। तो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म थी जिनके बारे में हमने पढ़ा है। ओके, तो दो प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म और होती है, एक होती है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, एक होती है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। थोड़ा थोड़ा सा समझ लो, बस लास्ट है, थोड़ा सा समझ लो। एक होती है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, एक होती है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, एक नेगेटिव। आप ऐसे समझिए, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आप अपने इमोशंस की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी में, इमोशंस की वजह से अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहे हैं। कैसे चेंज लेकर के आ रहे हैं? पॉजिटिव चेंज। या हम बोल सकते हैं ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हें हम पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सब्लिमेशन। एग्जांपल क्या था? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या हो रहा था कि आप में गुस्सा बहुत आ रहा था। अब आप चाहते तो अपराधी भी तो बन सकते थे गुस्से से, लेकिन आप अपराधी नहीं बने। आप क्या बन गए? बॉक्सर बन गए, या हम बोल सकते हैं आप जो है क्या बन गए हैं? एक प्रकार के आर्मी में सोल्जर बन गए हैं। तो आपने पॉजिटिव चेंज लेकर के आए। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में जो इमोशंस होते हैं उनकी वजह से, या हम बोल सकते हैं जो चेंजेस आते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, वो कैसे चेंजेस आते हैं आपकी पर्सनैलिटी में? नेगेटिव चेंजेस आते हैं, या हम बोल सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे मान सकते हैं प्रोजेक्शन। क्या मान सकते हैं? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप अपनी कमियों की जो कमियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो ये दो प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म पाई जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। और ये जो है क्लास जब अपलोड होगी तो इसके जो आपका ये जो पीडीएफ मैंने यहाँ पे बनाई है, अभी मैंने जो रिटर्न में लिखा है, ये आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है इस वीडियो के नीचे लगा दिया जाएगा ताकि आप वहाँ पे पहुँच सके। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें, और हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है किस चीज़ पे चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल थ्योरी आपको बताई जाए तो उस टॉपिक पे आपको डिटेल थ्योरी भी बताई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको उस किसी भी टॉपिक के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट या शॉर्ट टाइप के आपको करवाई जाए तो आपको वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्द ही एक नई उम्मीद के साथ एक नई क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।